क्लास 11 चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव। आज हम लोग अटलांटिक पारगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक जिनका कालखंड है, एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था। ध्यान देंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की बहुत ही उत्कट इच्छा रहती थी। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे, पर किसी कारणवश वे हमेशा पीछे भाग जाते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस पीछे भागने वालों में से नहीं था। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वह यह मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। ठीक है, वह कार्डिनल पियरे डीएलए द्वारा 1410 ईस्वी में लिखी गई खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक इमगो मुंडी से बहुत प्रेरित हुआ। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुई। पर सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना को स्वीकार कर लिया और वह उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 ईस्वी को पालोस के पतन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा चल दिया। स्पेनिश भाषा में नाओ शब्द का अर्थ है भारी जहाज। यह शब्द अरबी से स्पेनिश भाषा में आया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 1492 तक इस क्षेत्र पर अरबों का कब्जा था। लेकिन कोलंबस और उसके साथी अनुमान से अधिक लंबी चलने वाली अटलांटिक यात्रा के लिए तैयार नहीं थे। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव और 2 कैरवेल, जो छोटी हल्के जहाज होते हैं, पिंटा और नीना थे। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। यात्रा पर जाते समय अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे उनका बेड़ा आगे की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन रास्ता लंबा था। केवल समुद्री पानी ही था। कहीं आपको किसी तरह का कोई निशान नहीं दिखाई पड़ेगी और आपको इस कठिन समुद्री डगर पर चलते रहना है। थकना नहीं है, चलते रहना है। 33 दिनों तक बड़ा कठिन संघर्ष के साथ बेड़ा तैरता हुआ आगे से आगे बढ़ता गया, मगर तट के दर्शन अभी तक नहीं हुए। ऊपर आकाश था तो नीचे समुद्र था। अब तो उसके नाविक बेचैन हो उठे और उनमें से कुछ तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को उन्हें जमीन दिखाई दी, जिसे कोलंबस ने भारत समझा। लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआना हानी द्वीप था और यह कहा जाता है कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसलिए दिया गया था क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते हैं, उससे घिरा हुआ था। गुआना हानी में इस बेड़े के नाविकों का आरावाक लोगों ने स्वागत किया। ध्यान देंगे, एक तरफ संघर्षशील लोग और दूसरी तरफ अरावाक लोग, शांति प्रिय समुदाय के लोग। इन लोगों ने इसका स्वागत किया बजाय हिंसा करने का।
बजाय संघर्ष करने का, बजाय विरोध करने का, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपना खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिल बांट कर खाया। वस्तुतः कोलंबस उनकी इस उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस बारे में अपने रोजनामचे में लिखा, जिसे हम लॉगबुक कहते हैं। वे इतने ज्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल आएगा। फिर देखिए क्या होता है। कोलंबस ने गुआनहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नया नाम सैन सैल्वाडोर रखा। वहां उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबाना स्कैन, जिसे क्यूबा का समझा जाता है, ठीक है, क्यूबा, जिसे उसने जापान समझ रखा था, और किस्कैया, नया नाम हिस्पानियोला, जो आज दो देशों हाइती और डोमिनिकन रिपब्लिक में बटा हुआ है, तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध तो नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियाओला में भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। लेकिन कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ और करते, उससे पहले ही उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का उन्हें सामना करना पड़ा। चूंकि आरावाक लोग तो सभ्य थे, ठीक है, उदार व्यवहार के थे, तो इनसे इनको कोई परेशानी नहीं हुई। स्वयं ये वायसराय घोषित कर दिए उन लोगों के बीच में। लेकिन आगे के सफर में जो उनका सामना हुआ वह कैरिब नाम का एक खूंखार कबीला से हुआ। नाविक जल्दी से जल्दी घर लौटने के लिए अधीर हो गए। वापसी यात्रा बहुत अधिक कठिन साबित हुई, क्योंकि जहाजों को दीमक लग गई थी और नाविकों को थकान और घर की याद सताने लगी थी। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चलकर ऐसे 3 यात्राएं और संपन्न किया, ठीक है, जिनके दौरान कोलंबस ने बहामा और उस बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इन स्पेनी नाविकों ने इंडीज नहीं बल्कि एक नए महाद्वीप ही खोज निकाला था। वायसराय का अर्थ है राजा के स्थान पर, यानी उसका स्थापनापन या प्रतिनिधि। दरअसल आप यूं समझें कि इस संदर्भ में राजा का मतलब होता है स्पेन का राजा, ठीक है। कोलंबस की विशेष उपलब्धि यही रही कि उसने अनंत समुद्र की सीमाएं खोज निकाली थी और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वालों के अनुसार नाम दिया जाता है। इसीलिए यह एक अजीब बात यह है कि कोलंबस की यादगार में समस्त अमेरिका महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम और उत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण कर दिया गया। कोलंबिया का नामकरण कर दिया गया, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। उसके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों, एक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर किया गया, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधित किया, न्यू वर्ल्ड।
उनके लिए अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक के द्वारा 1507 ईस्वी में किया गया। यूरोपवासियों द्वारा समुद्री यात्राएं, इसमें आपको सारे कालखंड को याद रखने हैं। ये आपका जीएस में काम आएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, और जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब तक ये आपका काम आएगा। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। इसी तरह से याद करते 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 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहां तक आपको याद करने हैं। अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, जरा इसको समझिए कि स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने व चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। और विशेष बात यह थी कि वहां प्रारंभ में खोज के बाद छोटी सी बस्ती बनानी पड़ती थी और उसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखा करते थे। स्थानीय प्रावधानों के नए नए प्रदेश और संभव हो तो सोने के नए नए स्रोत को खोजने के लिए लोगों की भर्ती किया जाता था। सोच सकते हैं आप कि ये लोग किस तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से अब काम अपना शुरू कर चुके हैं। सोने के लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं घटने लगी, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोन डी लास कैसास ने कहा है कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाकों के नंगे बदन पर आजमाते थे। जब सैनिक दमन और बेगार का तांडव हो रहा था, तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पूरी दुनिया की बीमारियों, विशेषतः चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। बेचारे जो सभ्य थे, जो उदार थे, उनके ही प्रतिरोध क्षमता में कमी थी। बड़ा अफसोस की बात है। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां थी। अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लोप निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ हुए उस दुखांत मुकाबले की याद दिलाता है। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेन वासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में खोज लगातार चलती रही और उसमें सफलता भी मिल गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के समस्त क्षेत्र को खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर अपना आसानी से अधिकार जमा लिया। उपर्युक्त घटनाओं से पहले स्पेन वासियों ने इस क्षेत्र के दो बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यह काम मुख्यतः दो व्यक्तियों, एक हरमन कॉर्टेस जिसकी कालखंड है, जिनकी पीरियड है 1488 ईस्वी से लेकर 1547 ईस्वी, और एक है फ्रांसिस्को पिंजारो जिसका पीरियड है 1478 ईस्वी से लेकर 1541 का था। कहता है कि उनके अभियानों के द्वारा किया गया खर्चा स्पेन के जमींदार, नगर पार्षद के अधिकारी और अमीरों ने उठाया। इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले उपेक्षित या अपेक्षित हिस्से के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी मुहैया कराए, मतलब औजार। कॉर्टेस और एज़टेक लोग, कॉर्टेस और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कॉन्क्विस्टोडोर कहा जाता था, मैक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। ठीक है, कॉर्टेस और उसके सैनिकों ने 1519 ईस्वी में कॉर्टेस क्यूबा से मैक्सिको आया था। ध्यान रखेंगे, कहां से आया था? क्यूबा से मैक्सिको आया था, जहां उसने टॉटनेक समुदाय से दोस्ती कर ली और टॉटनेक लोग एज़टेक शासन से अलग होना चाहते थे। एज़टेक शासक मोंटेजुमा ने कॉर्टेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता और उनके बारूद और घोड़े के प्रयोग को देखकर घबरा गया।
स्वयं मोंटेजुमा को यह विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि कोर्टेस सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। बर्नार्ड डियाज ने लिखा है, और जब हमने इन सभी शहरों और गांवों को जल में बना हुआ और अन्य कस्बों को सूखी जमीन पर बसा हुआ देखा, और यह भी देखा कि मैक्सिको नगर तक जाने के लिए जल में सीधा और समतल रास्ता बनाया गया है, तो हम दंग रह गए। ये बड़े नगर और भवन जो पानी में खड़े हुए थे सभी पत्थर के बने हुए थे, और ऐसा लगता था कि मानो हम यमाडिस की कहानी का कोई अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। सचमुच हमारे कुछ सैनिक तो यह पूछ ही बैठे कि कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। डोना मेरिना बर्नार्ड डियाज डेल कैस्टिलो ने अपने ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको में लिखा है कि टैबेस्को के लोगों ने कॉर्टेस को डोना मेरिनो नाम की एक सहायिका दी थी, और वह 3 भाषाओं में जानकारी हासिल की थी। उसने कोर्टेस के लिए दुभाषीय के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका अदा की। यह हमारी जीतों का एक बहुत बड़ा शानदार शुरुआत थी, और डोना मेरिना की सहायता के बिना हम न्यू स्पेन और मेक्सिको की भाषा नहीं समझ सकते थे। डियाज सोचता था कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मैक्सिकन लोग उसे मालिंज यानी विश्वासघातिनी कहते थे। मालिन चेष्टा का अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करे। स्पेनिश सैनिकों ने टैलेक्स क्लानों पर हमला बोल दिया, और टैलेक्स क्लान खूंखार लड़ाकू थे जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध के बाद अंततः समर्पण कर दिया। स्पेनिश सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक उन सबका सफाया कर दिया। फिर वे टेनोक्टिटलान की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। स्पेन आक्रमणकारियों ने टेनोक्टिटलान के दृश्य को भी देखकर हक्के बक्के रह गए। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था, और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से 2 गुनी थी। मोंटेजुमा ने कोर्टेस का हार्दिक स्वागत किया, और एज़टेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों को शहर के बीचों बीच ले गए, जहां मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की वर्षा कर दी। लेकिन टैलेक्स क्लान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में आशंका थी। एज़टेका के एक वृत्तांत में कुछ इस प्रकार का वर्णन है कि ऐसा लग रहा था मानो टेनोक्टिटलान ने किसी दानव को शरण दे दी है। टेनोक्टिटलान के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है। वे सब पगला से गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा था, मानो सारी दुनिया की आंतें ही बाहर निकाली जा रही हों। लोग भयाक्रांत नींद में सो गए। सोच सकते हैं। एज़टेक लोगों की चिंता भी निर्मूल नहीं थी। कोर्टेस ने बिना कोई कारण बताए सम्राट को नजरबंद कर लिया, और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा। स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने का प्रयत्न कोर्टेस ने एज़टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई। ठीक है, और मोंटेजुमा ने एक समझौता किया और मंदिर में एज़टेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रख दी। इसी समय कोर्टेस को अपने सहायक एल्बेरेडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। आपने देखा कि किस तरह से एक बाहरी व्यक्ति आपके मंदिरों में आकर अपने मूर्तियों की पूजा करवाने लगे। आपके भी देवता रहेंगे, हमारे भी रहेंगे, आपको हमारी देवता की भी पूजा करनी है। यह सिलसिला संस्कृति के विस्तारीकरण को कहते हैं।
कल्चरलाइजेशन इसी को कहते हैं कि उसकी पुरानी और समृद्ध सभ्यता संस्कृति को विनष्ट कर दिया जाए और हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपनाने को विवश कर दिया जाए। स्पेनिश शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने भी विद्रोह कर दिया। एल्वारेडो ने हुइजिलपोक्टली के वसंतो उत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। जब 25 जून 1520 को कॉर्टेस वापस लौटा तो उसे घोर संकट का सामना करना पड़ा। पुल तोड़ दिए गए थे, जल मार्ग काट दिए गए थे, सड़कें बंद कर दी गई थी। स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कॉर्टेस को मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। इसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई और एस्टेको की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही टलेक्स क्लान के लोग मारे गए। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात, नाइट ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। कॉर्टेस को नवनिर्वाचित राजा क्वेटेमोक के विरुद्ध अपनी रणनीति को योजना बनाने के लिए वापस टलेक्स क्लान में शरण लेनी पड़ी। उस समय एज़टेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से मर रहे थे। चेचक की बीमारी यूरोपीय लोग ही फैलाए थे। कॉर्टेस केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिक्टलान में घुस आया और एज़टेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। अपशकुनों ने एज़टेकों को बता दिया कि उनका अंत दूर नहीं है। इसे वास्तविक समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा। मैक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लग गया। कॉर्टेस मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित कर दिया गया। समझिए, मैक्सिको से स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया।